डायमेंशनल एनालिसिस में हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है इस बात का, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। अब डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। और ये चैप्टर टॉपिक कौन सा है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब इसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज ही नहीं तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसको हम किसी दूसरे मेथड से निकालते हैं। पिछले वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया गया था और उस वीडियो में ये बताया गया था कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके मतलब उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उनमें से एक टॉपिक है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि एक क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उनके बीच में हम रिलेशनशिप मतलब फॉर्मूला बना सकते हैं। वैसे कन्वेंशनली जो हमारे डेरिवेशन निकलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को छोड़ करके, जो भी हमारे पास मेथड होते हैं उनमें तो डेफिनेटली वाली बात है वो फार्मूला बन के आएगा, लेकिन वही फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकल जाए। इसके लिए कंडीशंस होती हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है। तो देखिए एक फार्मूला है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल। तो देखिए वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो ये इंडिपेंडेंट है और इनकी हेल्प से ये बनती है, तो ये डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है तो उनके बीच में हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन for the time period of a simple pendulum। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम फिजिक्स में दो टाइप के पेंडुलम पढ़ते हैं, एक सिंपल पेंडुलम और एक फिजिकल पेंडुलम। वो क्या होते हैं थोड़ा सा बता देता हूं तो समझने में आसानी रहेगी। देखिए मैं आपके सामने दो पेंडुलम बना रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या फर्क है, ये भी पेंडुलम है, ये भी पेंडुलम है। यहां पर क्या है, ये आइडियल केस में है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये नॉन इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये लंबाई में ना बढ़ेगी ना खिंचेगी, जैसी वैसी रहेगी और मासलेस है। और ये बॉडी है ये पॉइंट मास बॉडी है, मतलब ऐसी बॉडी बिल्कुल पॉइंटेड है, दिखाई भी नहीं देगी पॉइंट को। लेकिन ऐसी कौन सी बॉडी है जो दिखाई ना दे, मतलब रियल में तो ऐसी बॉडी नहीं होती, रियल में होती ये वाली बॉडी, ये वाली बॉडी, ठीक है। तो ये होती है हमारी फिजिकल पेंडुलम और ये सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई इन रूट एल ओवर जी। जबकि फिजिकल पेंडुलम में फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई इन रूट आई ओवर एल एम जी, ये होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो टी है इन चारों क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ की टी दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, सिंपल वाले में और फिजिकल वाले में, इन चारों पर डिपेंड कर रही है। अभी मैं फिलहाल इसका ड्राइव करके बता रहा हूं, इसका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये होता है, जहां पर ये जुड़ा होता है उसको कहते हैं पाइवोटेड पॉइंट, ये भी पाइवोटेड पॉइंट है, और ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ऐसे ये भी रिजिड सपोर्ट है। और फिजिकल पेंडुलम के अंदर जो बॉडी होती है जैसी भी है, जिस शेप में है वैसे ही हमें दिखाई देगी, वैसे ही हम उसको कैलकुलेशन में लेंगे। यहां पर हम पॉइंट मास बॉडी ही लेंगे, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। तो देखिए
देखो यहाँ पर इसका फिगर बना देता हूँ साइड में, सिंपल पेंडुलम का, ये लो। तो इसमें मास होता है, इसकी लेंथ होती है और इसके अंदर जी भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो ये तीनों चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉब, ये बॉब बोलते हैं, ठीक है, ये भी जो ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेट कर रहा है, लेंथ और जी पर, और इन पर आप पावर लगा दीजिए ए बी सी। चाहो तो एक्स वाई जेड भी पावर लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि हम जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो हमें क्या होना चाहिए? इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो पहले इसको इक्वल करेंगे, इस साइन को उठा करके इक्वल का साइन लगाएंगे और यहां पर कोई कांस्टेंट लगा देंगे, के मान लीजिए, और एल जी, तो यहां पर लगा दो ए बी सी, नंबर 1 नाम दे दो इसको। अब क्या है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गए। इन सब के हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो के है ना, ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लिख देते हैं डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, यानी कि ये ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम, ये रहेगा। ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल, ये रहेगा। इसी तरीका से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी एल टी रेज़ टू पावर -2, ये रहेगा। लेकिन यहां पर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो लिखेंगे के इज डायमेंशन क्वांटिटी, क्वांटिटी तो है ये क्वांटिटी। अब क्या करेंगे, ये जो डायमेंशंस निकल के आई इनको इसमें रखोगे आप। तो क्या करोगे? सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशनल फॉर्मूले इन इक्वेशन 1 रख देते हैं। तो देखो T इज इक्वल टू m पर पावर a है तो a लगाओगे, l पर पावर b है तो b लगाओगे, और g का ये आया है, यानी कि l t रेज़ पावर -2, ये c, ये लगाओगे। अब इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से डायमेंशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। m l t, यहां पर केवल t है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसके अंदर जो नहीं है, मतलब कौन नहीं है, एम एल नहीं है, तो हम रख देंगे एम एल, और टी, टी पर कोई पावर नहीं तो 1 मान लीजिए, ठीक है। ये रहेगा आपका ऐसे करके। ये ठीक है। अब हम इनको सॉल्यूशन करते हैं फर्दर। तो ये तो m तो एक ही है, तो सिंपल ये रहेगा। l यहाँ पर 2 है, यानी कि ये l मल्टीप्लाई में पावर एड हो जाती है, यानी कि b + c, और t पर -2 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें इक्वल भी है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम इसके इक्वल है। और देखो यहाँ पे MLT, यहाँ पर भी MLT है, तो इसका मतलब है कि जब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी। सो कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, तो क्या आएगा, A
इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और -2 ये सी आएगा ना, सी लगा, इधर लगा देता हूँ, ठीक है, ये सी, तो ये -2c इज इक्वल टू 1। तो देखो MLT 3 क्वांटिटी है, 3 इक्वेशंस आ गए, तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू 0 आ गई। सी की यहां से मिल जाएगी, मतलब सी इज इक्वल टू हाफ 1/2 और सी की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो बी प्लस सी क्या आएगा, मतलब बी इज इक्वल टू हाफ। तो देखो तीनों की वैल्यू आ गई, इन तीनों वैल्यूज को यानी कि ABC हमारे जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू आ गई। तो 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स हमारे पास आ गए और उसको आप वापस इसमें रखोगे, तो लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग the values in equation नंबर 1। तो देखो यहां पर रख दीजिए आप, तो t इज इक्वल टू के m पर पावर a है, तो वैल्यू हमारी 0, l पर पावर 0 है, वो सॉरी b है, तो b की वैल्यू हमारी हाफ, l पर पावर b है, तो b की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाफ नहीं है, प्लस हाफ है, ठीक है। g पर c और c की वैल्यू -हाफ, मतलब -हाफ। तो देखो ये तो 1 हो जाता है, मतलब k इंटू 1 इंटू प्लस वाला ये तो ऊपर रहेगा और जो b है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस तरीके से। अब देखो k और इन पर दोनों पर हाफ है, हाफ का मतलब होता है रूट, सो k इन रूट l ओवर g। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब देखो यहां पर k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, डायमेंशनल एनालिसिस में हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है इस बात का, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। अब डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, और ये चैप्टर टॉपिक कौन सा है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब इसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज ही नहीं है तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसको हम किसी दूसरे मेथड से निकालते हैं, फिलहाल इसको बोल देते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द experiment k is equal to 2 pi, so therefore t is equal to 2 pi in root l over g, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो ये फॉर्मूला सही बन के आया, ये क्यों बन के आया है ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये तो हो गया, वो नहीं होगा, है ना, होगा नहीं होगा वो आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल में इसको आप नोट कर लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, अब क्वेश्चन क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ a solid सिलेंडर, ये है, मतलब हमें सॉलिड सिलेंडर का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, फॉर्मूला निकालना है। और आप जानते हैं सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे सिलेंडर है, ठीक है, ये तो इसकी देखो रेडियस r होती है, हाइट h होती है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, वो आर और एच पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लिखोगे कि जो वॉल्यूम है वो आर की पावर ए पर एच की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको इक्वल करो अभी पिछली बार की तरह, तो यहाँ पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा कोई ना कोई, तो ये आ गया तुम्हारा ये। अब इनकी डायमेंशन लिखो, डायमेंशनल
फॉर्मूला ऑफ V, तो ये होगा L3। ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R L, ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H L, और यहाँ पर जो K है, वेयर K इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। तो लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग these dimensions dimensional formula in equation 1। ठीक है, अब इसमें रखते हैं इनको। तो देखो यहाँ क्या आएगा, L3 यहाँ पर L पर पावर A, यहाँ पर L पर पावर B। सॉल्यूशन करते हैं, L से तो ये पावर ऐड हो जाएंगे। अब ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर आप किसी भी फॉर्म में क्यों ना लिखी हो, किसी भी सिंबल में क्यों ना रखी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा, सेम आएगा। तो देखो अब करें कंपेयर, कंपेयरिंग द पावर्स। तो क्या आएगा, देखो कि दोनों तरफ L है, कुछ तो है ही नहीं यहां पर, सो A प्लस B इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आके रह गया। अब आपको पता है कि यहां पर दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, मतलब A और B की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही निकल के आया, मतलब इक्वेशन कम पड़ गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम A B की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, उसका कारण ये है कि देखिए कि यहां पर ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कैसी हैं, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली हैं। तो जब क्वांटिटीज यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली हो, तो वहां पर आप इस मेथड से, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से, उनके बीच में रिलेशनशिप मतलब फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। इस वजह से लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे वी कैन नॉट ड्राइव द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको और दे रहा हूं, उससे और आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड है ना, तो देखो क्यूबॉइड ये होता है, ये क्यूबॉइड हो गया। तो कोई सा भी वर्टेक्स ले लो और यहां से तीन साइड्स ले लो ऐसे करके। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, कम से कम दो साइड की लेंथ जरूर डिफरेंट होगी। ठीक है, कम से कम दो की, और तीनों की भी अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल तीनों को अलग अलग मान लेता हूं, L B और ये H, ये है। ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो हम जानते हैं जो वॉल्यूम होता है ना, वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ बी पहले लिख रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर ए बी सी नहीं लूंगा, मैं एक्स वाई जेड ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कुछ भी चलेगा। ठीक है, और जो भी हो ठीक ठाक ले लो। तो अब इसको इक्वल कर दो, तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये अब वही लिखो इनके डायमेंशन, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
v, तो क्या रहेगा ये। ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ l, तो l का क्या रहेगा ये। ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b क्या रहेगा l, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h इसका भी ये रहेगा। लेकिन ये के डायमेंशनलेस है, बट के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग these dimensions in इक्वेशन 1, तो रख देते हैं। क्या आएगा एल क्यूब इज इक्वल टू एल पर पावर एक्स, एल पर पावर वाई, एल पर पावर जेड। तीनों एक है तो एल पर पावर ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये अब एल एल आ गए, तो इसका मतलब कि जब एल इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होंगी। क्या लिखोगे कंपेयरिंग द पावर्स। देखो क्या निकल के आया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और कुछ हमें मिल ही रहा है, मतलब यही मिल के रह गया। अब बताइए तीन वेरिएबल्स हैं, तो तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए, हमारे पास तो एक इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड हो लेकिन वो सेम हो, मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, तो उनमें भी रिलेशनशिप नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लिखोगे यहां पर वी कैन नॉट ड्राइव, हम ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट ड्राइव द एक्सप्रेशन। ये तो एक तो यहां भी नहीं कर सकते। अब आपको पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो रही होगी कि जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो जितने पर ही डिपेंड कर रही है, उन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग होना चाहिए। अगर इनमें से चलो ये तीन है, तीनों की यहां पर एक ही है, अगर ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर इसकी तो अलग है लेकिन इन दोनों की सेम है, तब भी नहीं निकल सकता था। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं इसी तरीके से, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, क्यूब के लिए निकालना है। अब आप जानते हो क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा क्यूब होता है। ये तो किसी भी वर्टेक्स को ले लो, यानी कि ये साइड एल, ये वाली साइड एल, ये भी एल, तीनों ही बराबर है, तो जैसे मैंने एल एल बोल दिया। तो अब वॉल्यूम होता है वो मतलब एक ही पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एल, और यहां पर कोई लगा दो ए। ठीक है, तो जब इसको इक्वल करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखोगे, और यहां पर आ जाएगा ये। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी क्या होगा, हमेशा की तरह एल क्यू। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल क्या रहेगा एल, और वेयर के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग
substituting these dimensions in equation नंबर 1। तो देखो यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि क्या आएगा, यहाँ आएगा एल क्यूब, यहाँ आएगा के, और यहाँ आएगा एल पर पावर के। तो ये क्या हो जाएगा, आप करिए कंपेयर। पावर्स तो देखो, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। इस 3 को यहां पर रख दो, substituting a is equal to 3 in इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू के एल की पावर q। बट लेकिन हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम में केवल यही आता है, इसका मतलब ये 1 होता है, ठीक है। बट k इज इक्वल टू 1, हालांकि हम इस मेथड से यहाँ पर भी k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें पता है, तो k इज इक्वल टू 1 होता है। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू एल क्यू। यहाँ पर निकल के आ गया, मतलब समझ रहे हो कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं निकल गया, मतलब उसका फॉर्मूला निकल के नहीं आया, लेकिन क्यूब का निकल के आ गया। रीजन क्या है इस बात का, कि क्यूबॉइड में जो वॉल्यूम है वो 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा था, और वहां पर 3 वेरिएबल थे, तो उसके लिए 3 इक्वेशन चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर जो क्यूब है वो केवल एल पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, और एक ही क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, उस पर एक वेरिएबल होगा, और एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए। तो देखो इक्वेशन हमारे पास एक ही आया था और वो सॉल्व था, तो इस वजह से ये सॉल्यूशन, इस मतलब इसका रिलेशनशिप आ गया, मतलब फॉर्मूला आ गया। तो ये फर्क होता है, मतलब समझ रहे हो ना कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सभी फॉर्मूले नहीं निकाल सकते। कंडीशन डिपेंड करती है कि कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी जिन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है वो सभी अलग अलग होनी चाहिए। मतलब 2 पर डिपेंड कर रही है तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन निकल के आना चाहिए, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए। 3 है तो 3 निकल के आनी चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि हमने टाइम पीरियड के लिए निकाला था, सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है। सो बुक में तो क्या होता है, बड़ी आसानी से लिख देते हैं और समझ में भी आ जाता है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता, क्लियरिटी नहीं आती। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, तो मैंने विद एग्जाम्पल चीज़ों को, मैंने विद क्वेश्चंस मैंने चीज़ों को समझा दिया। आई होप कि पूरे समझ में आया होगा। और आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्वेश्चंस फॉर यू। क्या क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन for time period of physical pendulum। आपको फिजिकल पेंडुलम के लिए निकालना है। आता है अच्छी वाली बात है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट्स करके बोल दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।